इस वीडियो में हम टॉप 50 जो है पूर्व मध्यकाल से जुड़े हुए प्रश्नों को लेने चल रहे हैं और ये जो प्रश्न हैं वो पीवाईक्यू से जुड़े हुए हैं। साथ ही पीवाईक्यू के जो ऑप्शन पर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके आधार पर बने हुए हैं। इससे पहले हमने उत्तर भारत के जितने भी राजवंश हैं पूर्व मध्यकाल के उनके ऊपर भी वीडियो अपलोड किया है। आप उन वीडियो को देख सकते हैं जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आई बटन पर भी उसका लिंक दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लोक सेवक द स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए सूचना है, इन्फॉर्मेशन है कि एक ऐप आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द जो है लाइव होने जा रहा है। ARO के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको फ्री कोई भी फीस नहीं देनी है। हिंदी के लगभग आपको 20 जो है MCQs बेस्ड जो है आपको मॉक टेस्ट मिलने जा रहे हैं और ये मॉक टेस्ट आपको कुछ नहीं करना है, लॉगिन करना है और लॉगिन करके आप ऐप में अपने एनरोलमेंट के थ्रू एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। इसमें पूरा आपको एक फील आएगा कि आप रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग का भी एक ऑप्शन मिलेगा। आपके जो टोटल रिजल्ट बनेगा उसमें नेगेटिव मार्किंग ऐड रहेगी। 60 क्वेश्चन होंगे जो कि 10-10 क्वेश्चन ईच जो कि आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होंगे, जिसमें विलोम, पर्यायवाची, विशेष, विशेषण सारे सेगमेंट को इंक्लूड किया जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ऐप होगा इस ऐप के थ्रू आपको जीएस के भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे और इसमें लीडर बोर्ड का भी एक ऑप्शन रहेगा कि जितने लोग लॉगिन होंगे और टेस्ट में अपियर होंगे उनकी क्या रैंकिंग रही, उनमें से किसने कितने प्रश्न को ऑप्ट किया, कितने उनके सही हैं, कितने रॉन्ग हैं और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग बाद उनके टोटल मार्क्स कितने आए हैं। इस आधार पर ओवरऑल रैंकिंग होगी, जिसके माध्यम से आप अपनी सफलता का अनुमान लगा सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को आप असेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम इस प्रश्न की बात करें, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। देखिए यहाँ बिहार के राजाओं के संपर्क की बात हो रही है। ए ऑप्शन में दे रखा है बर्मा, बी ऑप्शन में दे रखा है थाईलैंड, सी ऑप्शन में कंबोडिया दे रखा है और डी ऑप्शन में जावा सुमात्रा दे रखा है। और ये जो प्रश्न पूछा गया है वो प्राचीन काल में बिहार के राजाओं के संपर्क से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बिहार के राजाओं के संपर्क में देखें तो बिहार में पाल वंश हुआ है। पाल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है देवपाल और देवपाल के समय में जावा सुमात्रा से भारत के राजाओं का संपर्क हुआ था, क्योंकि जावा सुमात्रा का में एक शैलेंद्र वंश का शासन था और इस शैलेंद्र वंश के शासक का जो था उसका नाम था बालपुत्र देव। और इस बालपुत्र देव ने एक विहार जो है बनाने की अनुमति की मांगी थी नालंदा में, जिसके चलते उसको इसकी अनुमति जो है देवपाल ने प्रदान की थी और 5 गांवों का अनुदान उसे प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जावा सुमात्रा से। फिर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे, गोविंद चंद्र घेड़वाल की एक रानी जिसका नाम कुमार देवी है, उसने धर्मचक्र विहार कहाँ बनाया था? तो गोविंद चंद्र घेड़वाल, इसका ऑप्शन ए बौद्ध गया, बी राजगृह, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। और इसका सही आंसर है सारनाथ। सारनाथ में गोविंद चंद्र घेड़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र विहार का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया। अगर हम हम्मीर महाकाव्य की बात करें तो इसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया और इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। चौहान चंद्रवंशी नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, यदुवंशी भी नहीं थे और चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई थी? अग्निकुंड से हुई थी। और इस अग्निकुंड का जो प्रतिपादन किया था चंद्रबरदाई ने किया था और चंद्रबरदाई ने अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में जो है इस अग्निकुंड की चर्चा की है, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि चौहान या राजपूत कुल जो थे वो विदेशी थे। फिर नेक्स्ट प्रश्नों पर चलते हैं। आला उदल संबंधित है। देखिए आला उदल लोक कथा में अगर हम भारत की देखें तो बहुत ही प्रसिद्ध कथानक है, विशेष करके बुंदेलखंड के क्षेत्र में, और इस बुंदेलखंड के क्षेत्र का संबंध महोबा से है, इसलिए इसका आंसर जो होगा सी ऑप्शन महोबा। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के लेखक है। अब पृथ्वीराज रासो के लेखक, अभी हमने आपको बताया कि पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। और इस पृथ्वीराज रासो जो था वो पृथ्वीराज चौहान का जो है दरबारी कवि था। दरबारी ये कवि था और इसी ने चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। इसके अलावा 3 कुल और हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, क्योंकि इस पर एक हमने डिटेल वीडियो अपलोड किया था। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? अब पृथ्वीराज विजय के लेखक
ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कंफ्यूज भी कर देता है पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय। तो ध्यान रखना है, पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, चंद्रबरदाई। लेकिन इस प्रश्न में पृथ्वीराज रासो नहीं है बल्कि पृथ्वीराज विजय है, और इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, जयानक। पृथ्वीराज चौहान की कोई कृति नहीं मिलती है, नयन जंसूरी भी ये रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। अब्दुल रहमान ने हमीर रासो लिखा, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो, जगनिक ने आलाखंड और नरपति नाल ने जो है बीसल देव लिखा था, बीसल देव रासो। तो ये अगर हम इस प्रश्न को देखें तो सीधे सीधे क्लियर हो जाता है कि अब्दुल रहमान हमीर रासो। अब्दुल रहमान का मैच सही नहीं है। हमीर रासो की रचना जो की थी वो सारंग देव ने की थी। हमीर रासो की रचना किसने की थी, सारंग देव ने की थी। ये आप ध्यान रखिएगा, हमीर रासो की रचना सारंग देव ने की है। बाकी चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो ने की है। जगनिक ने जो है आलाखंड लिखा है और ये जो है पृथ्वीराज विजय का ही हिस्सा है, और नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में, राजपूत वंशों में किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लीका या दिल्ली शहर की स्थापना की थी। अब इसके 4 ऑप्शन है, परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर वंश, चौहान वंश। आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएं कि इसका क्या उत्तर होगा। वैसे इसका सही उत्तर जो है सी ऑप्शन है, तोमर वंश। तोमर वंश 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के जो राजा थे उनका नाम था अनंगपाल। क्या था, अनंगपाल। अनंगपाल ने ही जो है दिल्ली का या दिल्ली की स्थापना की थी। और पृथ्वीराज की रासो जो रचना है और चंद्रबरदाई की जो रचना है उसमें तोमर राजा अंगनपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। तो ये चीज भी आप एक फैक्ट के तौर पर ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, जेजाक भुक्ति। अब जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बघेलखंड का, तो बघेलखंड तो नहीं है, बुंदेलखंड, मालवा, विदर्भ। अब इन 3 ऑप्शनों में देखें तो सही आंसर इसका जो है वो बी ऑप्शन है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड इसका राइट आंसर है। और बुंदेलखंड में चंदेल वंश का शासक था, जैसा कि आपको हमने अपने वीडियोस में अपलोड भी किया है। और इसकी जो स्थापना की थी चंदेल वंश की, वो नन्नुक ने की थी। किसने की थी, नन्नुक ने। और नन्नुक का पौत्र था जिसका नाम था जेजा, जय सिंह या जैजा, जय सिंह या जैजा नाम था। और इसी जेजा के नाम पर इस क्षेत्र बुंदेलखंड का नाम क्या पड़ा, जेजाक भुक्ति। अब भुक्ति किसको कहते हैं, प्रांत को कहते हैं। उसका वर्णन जो है गुप्त काल में ही मिलता है। ये धंग किस वंश का शासक था। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, धंग किस वंश का शासक था। जेजाक भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार और महिष्मती के कलचुरी और त्रिपुरी के कलचुरी। तो इसका सही उत्तर होगा जेजाक भुक्ति के चंदेल। धंग जो था चंदेल वंशीय शासक था, और ये चंदेल वंशीय शासक कहाँ का था, जेजाक भुक्ति का था। अगर हम बात करें धंग के विषय में तो धंग एक बहुत ही शक्तिशाली शासक है, चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है। खजुराहो में इसने मंदिरों को बनवाया है, और इसके बनवाए मंदिरों में जो प्रसिद्ध मंदिर है उसमें एक विश्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर। और ये विश्वनाथ मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। इसी तरीके से इसने पार्श्वनाथ का ही मंदिर बनवाया है खजुराहो में। और कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण भी इसी ने कराया था। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, धंग ने कराया था। और इसका निर्माण जो हुआ था 999 ईस्वी में हुआ था। और धंग ने, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रश्न बन सकता है, धंग ने प्रयाग में आकर के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया था। तो निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रयाग के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्यागा था। तो वो शासक था कौन, धंग। और धंग किस वंश का था, चंदेल वंश का। नेक्स्ट प्रश्न, लिमिटेड शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विधाधर, धंग, यशोवर्मा और कीर्ति वर्मा। अब यशोवर्मा जो था ये कन्नौज का शासक था। तो सब आपको ये ध्यान लगा लेना है कि सबसे पहला शासक तो ये यशोवर्मा ही है। जहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं वहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कम से कम आप मोटे तौर पर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन को आउट कर सकते हैं। ए और सी में देखना है। दूसरा शासक कौन हुआ है, धंग हुआ है। फिर तीसरा शासक जो है
विद्याधर है कि कीर्ति वर्मा है? तो आपको ध्यान रखना है कि तीसरा शासक विद्याधर होगा जो कि चंदेल वंशीय शासक है, और फिर कीर्ति वर्मा है क्योंकि कीर्ति वर्मा काल जो है वो लगभग 1060 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है, लगभग 1100 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी पहले क्रम में कौन आएगा? यशो वर्मा जो कि कन्नौज का शासक है, उसके बाद धंग आ जाएगा नंबर 2 पर, फिर विद्याधर चंदेल वंशी शासक ये भी है, और चौथा शासक जो होगा कीर्ति वर्मा होगा। नेक्स्ट, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। तो पुंड्रवर्धन, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग की कुछ मिस्टेक्स हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ति स्थित थी उत्तरी बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और असम में। तो पुंड्रवर्धन जो है ये उत्तरी बंगाल में स्थित थी, इसका ए आंसर सही। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में भी ये प्रश्न आया है, और साथ ही साथ ये प्रश्न एमपी पीसीएस में भी पूछा गया है। पुंड्रवर्धन जो है अभुक्ति, जैसा कि हमने बताया, प्रांत को कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक की बात की जाए तो धर्मपाल नहीं था, देवपाल नहीं था, रामपाल अंतिम शासक था, गोपाल आप मान सकते हैं। इसका सी आंसर बिल्कुल सही है, और इसकी स्थापना जनता ने करी थी, यानी इसको जनता ने शासक बनाया था मत्स्य न्याय से बचने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की अराजकता फैली हुई थी तब जाकर के गोपाल को जनता ने शासक चुना था। और नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण भी कराया था। गोपाल ने जो है नालंदा में एक विहार का निर्माण भी कराया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और बौद्ध धर्म का तो ये अनुयायी था ही। नेक्स्ट, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो जितने भी इस तरीके के शिक्षा केंद्र हैं या तो आपको तक्षशिला में मिलते हैं या फिर बिहार में मिलते हैं। तो ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में कहाँ होगा? आप इसको अनुमान लगा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? अब सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त प्रथम, इनका काल गुप्त काल का है। और इसके बाद हर्षवर्धन, ये वर्धन राजवंश का है। फिर धर्मपाल और विजयसेन। विजयसेन सेनवंशी बंगाल का शासक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल हो जाएगा। और धर्मपाल ने, ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और इसने भी परम सौगत की उपाधि धारण की थी, जिससे ये पता लगता है कि बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और विक्रमशिला और साथ ही साथ सोमपुरी ये दोनों जो हैं प्रसिद्ध विहारों की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय और सोमपुरी के विहारों की स्थापना जो किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और धर्मपाल की राजसभा में एक बौद्ध लेखक भी थे, और उन बौद्ध लेखक का नाम क्या था? उनका नाम था हरिभद्र। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सबको आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अभी हमने इसकी डिटेल आपको दी है, आप कमेंट करके हमको इसका आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए ऑप्शन ही सही है, धर्मपाल। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस पाल वंश शासक का नाम बताएं जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया। तो इसका उत्तर भी धर्मपाल होगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई, सेम प्रश्न है, सिर्फ इसमें वंश पूछ लिया गया है। तो अब यहाँ पर शासक की जगह हमने पाल वंश बताना है, और शासक तो धर्मपाल है, आपको पिछली 2 स्लाइड में हमने बताया ही है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये अभी हमने फिर बताया, धर्मपाल। ये स्लाइड्स कई बार रिपीट कर गई हैं। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? देखिए कितना प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में से आज के किस राज्य में अवस्थित था? तो ये बिहार में स्थित था। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो पूर्व मध्यकाल में नालंदा शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला, नालंदा की स्थापना, फिर विक्रमशिला, फिर ओदंतपुरी, लेकिन तक्षशिला नहीं था। पूर्व मध्यकाल में तक्षशिला जो था वो शिक्षा का केंद्र नहीं था। एक्चुअल में तक्षशिला जो है वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, और इस तक्षशिला का प्राचीन नाम प्राचीन गांधार राज्य की राजधानी हुआ करता था। और यहाँ पर प्रसिद्धि का कारण ये था कि शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर कौशल के राजा जो थे,
प्रसेनजित। कौन थे? प्रसेनजित। उन्होंने भी जो है शिक्षा ग्रहण करी थी। इसी तरीके से बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक, बिंबिसार किस वंश का था आपको मालूम है? हमको बताइएगा कमेंट करके माध्यम से। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, उसने यहाँ शिक्षा प्राप्त की है। कनिष्क का राजवैद्य चरक, चरक जो था कनिष्क का राजवैद्य था, तो कनिष्क का जो राजवैद्य चरक है उसने यहाँ शिक्षा प्राप्त करी है। बौद्ध विद्वान वसुबंधु, वो भी जो है यहीं पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। और सबसे प्रमुख चाणक्य, चाणक्य भी जो है था वो तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की थी, और चाणक्य के सहयोग से ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके माध्यम से आप कई प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक ही प्रश्न से कितने सारे फैक्ट जनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? अगर राष्ट्रकूट साम्राज्य की बात करें और इसकी फाउंडेशन किसने रखी है, तो इसके चार ऑप्शन में अमोघ वर्ष फर्स्ट, दंती दुर्ग, ध्रुव, कृष्ण प्रथम, और इसका सही आंसर है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, फाउंडेशन रखी थी। और ये कब रखी थी? इसने 736 ईस्वी में रखी थी। 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। और उज्जैनी में ऐसा माना जाता है कि इसने एक यज्ञ करवाया था, महादान कराया था। उस यज्ञ का नाम क्या था? हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान था जो इसने कराया था। किसने? दंती दुर्ग ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न दंती दुर्ग पर भी बना है। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो आपको सी ऑप्शन सीधे लगा देना है, दंती दुर्ग ने कराया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करी जाए, निम्नलिखित में कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ? कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक जो था वो सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? अब देखिए, धर्मपाल तो पाल शासक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। हर्षवर्धन वर्धन वंश का, ये भी गलत हो गया। अब मिहिर भोज और महेंद्रपाल, तो इसमें हमको ये देखना है कि कौन महानतम प्रतिहार राजा है। तो महानतम प्रतिहार राजा जो है वो मिहिर भोज है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और इसका शासनकाल अगर हम देखें तो 836 से लेकर के 885 एडी तक रहा है, ईस्वी तक रहा है। और इसके बाद महेंद्रपाल प्रथम जो है शासक बना है। नेक्स्ट स्लाइड, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवारा थी? आदिवारा थी, आदिवारा थी। तो वत्सराज प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवराह थी? तो मिहिर भोज की उपाधि क्या थी? आदिवराह थी। और ये सर्वाधिक शक्तिशाली था, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बताया। और एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि ये वैष्णव धर्म का पालन करने वाला था, वैष्णव धर्मानुयायी था। और आदिवराह और प्रभास, एक उपाधि प्रभास ने भी इसने धारण की थी। फिर नेक्स्ट स्लाइड, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अमोघ वर्ष, कुमारपाल, जय सिंह सिद्धराज और विद्याधर। देखिए, जैन विद्वान की अगर बात की जाए हेमचंद्र, तो हेमचंद्र का जो कार्यकाल है लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी के बीच का काल है। तो सोलंकी वंश का जो एक राजा हुआ है जय सिंह सिद्धराज, इसके के समय में इनको प्रमुखता प्राप्त थी, लेकिन इसके उत्तराधिकारी थे जय सिंह सिद्धराज के कुमारपाल, और ये भी सोलंकी वंश से ही थे। सोलंकी वंश कहाँ का है? वो गुजरात का वंश है। तो यहाँ थे के जो कुमारपाल शासक हैं, इनके सलाहकार के रूप में किसने काम किया है? जैन विद्वान हेमचंद्र ने। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो धर्मपाल ने किसी संवत को नहीं चलाया था, कैलेंडर को देवपाल ने भी नहीं चलाया, विजय सेन ने भी नहीं चलाया। लक्ष्मण सेन ने एक संवत चलाया था और उसका नाम था लक्ष्मण सेन ने जो संवत चलाया था उसका नाम था लक्ष्मण संवत। और ये सेन वंशी शासक था। कहाँ का था? बंगाल का था। नेक्स्ट चलते हैं, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में किस वंश द्वारा किया गया? तो सेनों द्वारा किया गया। देखिए, अगर किसी शासक को पूछा जाता है तो नेक्स्ट ईयर में या आगे वाले आने वाले एग्जाम्स में आपको उसका वंश पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर, हिमाद्री,
राजशेखर और इसी के साथ जीमूत वाहन। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। अब देखिए, अगर इस प्रश्न की बात करें, विज्ञानेश्वर ये एक विधिवेत्ता हैं, आपने इनके बारे में पढ़ा है। जीमूत वाहन, राजशेखर, हिमाद्री। अगर हम विज्ञानेश्वर की बात करें तो विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा लिखा है। मिताक्षरा, इस पुस्तक का नाम आपने सुना होगा, और ये एक विधि की, हिंदू धर्म की विधि की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित, याज्ञवल्क्य स्मृति भी याद रखिएगा कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखा है, मनु स्मृति पर नहीं है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर है, और इसका नाम क्या है? मिताक्षरा है। फिर अगर इसका जीमूत वाहन ने दाय भाग नाम से लिखा है। जीमूत वाहन ने भी एक विधिवेत्ता थे, इन्होंने दाय भाग लिखी है, दाय भाग। तो ये दो हो गई। हिमाद्री भी विधिवेत्ता थे। राजशेखर एक कवि थे, और राजशेखर गुजरात के जो गुर्जर प्रतिहार शासक हैं, महेंद्रपाल के समय इनका शासनकाल है, और उनके दरबार में रहते थे, और कई पुस्तकें इसने लिखी हैं राजशेखर ने, जैसे कि कर्पूर मंजरी लिखी है, इसी तरीके से काव्य मीमांसा लिखी है, काव्य मीमांसा, विदुषाल भंजिका लिखी है, बाल रामायण लिखी है, भुवन कोश भी लिखा है इन्होंने, हर विलास लिखी है। हर विलास बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो अब इसका सही उत्तर आप लगा सकते हैं। कौन कौन इसमें से विधिवेत्ता हैं? तो एक हो गए विज्ञानेश्वर, दूसरे हो गए हिमाद्री, तीसरे हो गए जीमूत वाहन। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित है? तो अभी हमने आपको बताया, महेंद्रपाल प्रथम के कार्यकाल से संबंधित है या उनके दरबार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 राजवंश और सूची 2 राजधानी को कूट के आधार पर मिलाइए। अब प्रतिहार वंश सूची में जहां तंजौर दे रखा है, चोल, अनहिलवाड़, अनहिलवाड़। तो अब यहाँ पे परमार, धारा, सोलंकी, अनहिलवाड़। तो सोलंकी तो अनहिलवाड़ हो जाएंगे। अगर डी ऑप्शन देखेंगे तो डी में यहाँ पर 2 है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डी में कहीं भी 2 नहीं है। इस तरीके से आप एलिमिनेटिंग को लगा करके भी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब एक आचार है, प्रतिहार की राजधानी कन्नौज, चोलों की हो गई आपकी तंजौर, परमार की हो गई धारा। इस तरीके से ये सारे प्रश्न आपके जो है, और सोलंकी हो गए अनहिलवाड़। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। अब गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? अगर प्रश्न आ जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की है, तो इसका सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम ने की है। आप इसको ध्यान रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की है। लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर बात आ जाए, प्रश्न में वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए, वास्तविक स्थापना, तो वो किसने की है? वो वत्सराज ने की है, वत्सराज ने की है। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। तो इसमें चोल नहीं थे, पाल थे, राष्ट्रकूट थे और गुर्जर प्रतिहार थे। तो 2, 3, 4 जहां पर है, उसी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 2, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिगुणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो निम्नलिखित में कौन नहीं था? तो ये प्रश्न रिपीट किया गया, आपको भी मालूम है, चोल नहीं है। नेक्स्ट, महोदया किसका प्रनाम है? महोदया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके आने की भी संभावना है। महोदया जो है कन्नौज का प्रनाम है, और ये कन्नौज को सम्मान स्वरूप जो है नाम दिया गया था, और कन्नौज को जो है कई नाम दिए गए हैं, श्री महोदय नगर भी दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित में किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज ही को जाना जाता है, नगर महोदय श्री, नगर महोदय श्री। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करी जाए, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका उत्तर जो होगा, चामुंडा राय नहीं है, कुमारपाल भी नहीं है, महिपाल देव भी नहीं है, जय सिंह सिद्धराज है। और ये किस वंश का है? सोलंकी वंश का है। सोलंकी वंश कहाँ का है? गुजरात का वंश है। और इसने जो है क्या किया था? वह तोड़ी गई खंभात में मस्जिद के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता जो है प्रदान की थी, और ऐसा माना जाता है कि इसने 1 लाख बालोम मुद्राएं जो हैं दान में दी थी। नेक्स्ट, परमार वंश का संस्थापक कौन था? अब परमार वंश का देखिए संस्थापक जो है
अगर परमार वंश के संस्थापक की बात की जाए तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर होगा उपेंद्रपाल। ये उपेंद्रपाल, और यही आंसर इसका सही होगा क्योंकि इसका संस्थापक जो है या तो उपेंद्रपाल माना जाता है या इसको कृष्णराज भी कहा जाता है। कृष्णराज, ये प्रश्न मिसप्रिंटेड था इसलिए इसको हमने सीधे सीधे आंसर बता दिया है। राजा भोज ने शासन किया था, तो राजा भोज ने शासन कहाँ किया था? धार पर किया था। और धार देखिए, परमारों की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? उज्जैन थी। पहली राजधानी उज्जैन थी और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? धारा बनाया। और भोज की जो नगरी थी, जो भोज शासक था, इसके विषय में जब इसकी मृत्यु हुई तो कहा गया कि इसके मृत्यु होने से धरती और सरस्वती दोनों जो है वो उजड़ सी गई थी। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर जो पुस्तक लिखी है वो भोज ने लिखी है और उस पुस्तक का नाम जो है वो है समरांगण सूत्रधार। क्या है? समरांगण सूत्रधार। समरांगण सूत्रधार ये पुस्तक जो है लिखी गई है, इसलिए इसका उत्तर जो है क्या होगा? वो भोज होगा। लेकिन कई जगह इस प्रश्न के उत्तर दूसरे भी दिए गए हैं और अगर हम इस पर बिहार में या उत्तराखंड पीसीएस में ये प्रश्न आया है जहां पर ये प्रश्न बताया गया था, जिसका आयोग ने उत्तर पहले जो है माना था ए ऑप्शन भोज, लेकिन बाद में उसको उसने चेंज कर दिया था और फिर उसने उसका उत्तर गोविंद राज्य कर दिया था। तो आपको इसको देख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, तो भोजशाला की अधिष्ठात्री देवी कौन है? सरस्वती, भगवती सरस्वती जो है यही है। और ये भोजशाला मंदिर है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के धार जिला में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो भोज ने कराया था। कब कराया था? लगभग 1035 ईस्वी में कराया था। और संस्कृत पाठशाला थी ये। एक्चुअल में ये क्या है? एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण भोज ने कराया था। और ये भोजशाला जो है कहाँ स्थित है? ये कमाल मौला मस्जिद जो है वो उसके प्रांगण में स्थित है। उसके प्रांगण में ये स्थित है। नेक्स्ट, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं है? तो परमार वंश का शासक उपेंद्र या कृष्णराज हमने अभी आपको बताया जो कि संस्थापक थे। मुंज जो है ये भी नहीं, गांगेयदेव और उदयादित्य। तो इसका सही उत्तर होगा गांगेयदेव परमार वंश का शासक नहीं है। बाकी उपेंद्र, मुंज और उदयादित्य ये तीनों जो हैं परमार वंश के शासक हैं। फिर गौड़वहों के रचयिता थे। अब गौड़वहों के रचयिता वाकपति मुंज थे, ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। वाकपति मुंज जो थे वो गौड़वहों के रचयिता थे। और साथ ही साथ इन्होंने कई और पुस्तकें भी लिखी हैं। जब हम पूरा प्राचीन भारत की पुस्तकों पर एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें सभी पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। फिर निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ये बोध गया कहाँ पर है? बोध गया बघेलखंड में नहीं है। बोध गया विदर्भ, बुंदेलखंड, मालवा, रायलसीमा। फिर खजुराहो, तो खजुराहो को आप देख सकते हैं बुंदेलखंड। इसमें दो मिल रहा है, शिरडी, नासिक, मालवा, तिरुपति, रायलसीमा। ये दो ही ऑप्शन इसमें आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बोध गया की बात करें तो बोध गया जो है वो बिहार में स्थित है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ बघेलखंड में नहीं है। फिर खजुराहो जो है वो बुंदेलखंड में ही है, ठीक है। शिरडी जो है वो विदर्भ में नहीं है बल्कि ये अहमदनगर में है। अहमदनगर में, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। शिरडी कहाँ पर है? अहमदनगर में है। इसी तरीके से नासिक जो है वो मालवा में नहीं है, महाराष्ट्र में है। ये तो बिल्कुल सबको रटा होगा। और तिरुपति जो है रायलसीमा में है। तो यहाँ पर दो ही आंसर आपको मिल रहे हैं, 2 और 5। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कर्नाड मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? देखिए, अर्घट्टा जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। अर्घट्टा जो है वो एक प्रकार का यंत्र था जो कि पानी निकालने के लिए प्रयुक्त होता था। इसे वाटर व्हील भी कहा जाता है और सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता था, इसे जल चक्र हिंदी में कहते हैं। तो इसका सी आंसर है। इसको आप ध्यान कर से रट लें कि अर्घट्टा जो है वाटर व्हील था जो कि जल चक्र के रूप में जाना जाता है और भूमि की सिंचाई के लिए ये प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था या कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। इसको आप रट लीजिए, यही ए ऑप्शन सही है। फिर कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था।
कौन था? हरि सिंह था, कर्नाड वंश का अंतिम शासक। तो ये इस तरीके से हमने पूरी स्लाइड्स को कंप्लीट किया है। कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न शेष हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।